प्रिय भाई बहनों, आज कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद उदय का ये चौथा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें आज आप सभी इटली के एकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि कल हमने जर्मनी के एकीकरण के बारे में बताया था। जर्मनी में प्रशा एक शक्तिशाली राज्य था और प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। इसी प्रकार इटली में सार्डिनिया पीडमांट एक शक्तिशाली राज्य था और उस राज्य के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ। तो इटली के एकीकरण की जो पृष्ठभूमि रही वह इस प्रकार है कि 19वीं शताब्दी में इटली में एक राजनैतिक और सामाजिक अभियान चला जिसे इटली का एकीकरण नाम दिया गया। इटली के एकीकरण की संज्ञा दी गई। इस अभियान के माध्यम से इतालवी प्रायद्वीप अर्थात इटली जो प्रायद्वीप है, तीन ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं। तो वह तीन ओर से भूमध्य सागर से घिरा हुआ प्रायद्वीप है, इतालवी प्रायद्वीप। उसके विभिन्न राज्यों को संगठित करके एक राष्ट्र बनाया गया जिसे इटली कहा गया। इटली के एकीकरण को इतालवी भाषा में इल रिसोर्स कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पुनरुत्थान। अर्थात इटली के पुनरुत्थान के लिए जो कार्य किया गया उसे इल रिसोर्जिमेंतो कहा गया। इस अभियान के शुरुआत और अंत में इतिहासकारों में मतभेद व विवाद है। अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि इटली का एकीकरण 1815 ईस्वी में इटली पर नेपोलियन बोनापार्ट के राज के अंत पर, यानी नेपोलियन बोनापार्ट का जो राज था इटली पर, उसके अंत पर होने वाले जो वियना सम्मेलन, यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना थी, उस वियना सम्मेलन के साथ आरंभ हुआ और 1870 ईस्वी में संघर्ष कर रहे राजा विक्टर इमैनुअल की सेनाओं द्वारा रोम अर्थात इटली की राजधानी जो रोम है उस पर कब्जा होने तक चला। इसका तात्पर्य है कि इटली पर जो फ्रांस का शासक था, तानाशाह शासक नेपोलियन बोनापार्ट, उसका राज्य था, उसका अधिकार था। और 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में जब नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हुई तो इटली के एकीकरण की शुरुआत हुई। और जो सार्डिनिया पीडमांट का राजा था विक्टर इमैनुअल, उसका जब संपूर्ण इटली पर 1870 ईस्वी में अधिकार हो गया तो उसी के साथ इटली का एकीकरण समाप्त हुआ। ये आपके इसमें पेज में लिखा है। यद्यपि कुछ इतालवी प्रदेश 1870 ईस्वी के बाद भी इटली के एकीकरण के समय शामिल नहीं हो पाए, तो वे प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में शामिल हुए। अब आपको आगे इटली के एकीकरण में जो प्रमुख शक्तियों का योगदान रहा, उन प्रमुख शक्तियों के योगदान के बारे में बताते हैं। तो पहला जो योगदान था वो ज्यूसेप्पे मैत्सनी का था। तो ज्यूसेप्पे मैत्सनी ने और क्या क्या योगदान दिया उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसका इटली के एकीकरण में क्या योगदान रहा, तो उसका चर्चा आगे। ज्यूसेप्पे मैत्सनी का जो जन्म होता है वो 1807 ईस्वी में
स्विट्ज़रलैंड, जो वर्तमान स्विट्ज़रलैंड है, उसकी राजधानी जिनेवा है, उसमें, उस देश में हुआ था, उस शहर में हुआ था। वह फ्रांस की राजनैतिक क्रांति से बड़ा ही प्रभावित था। जो फ्रांस की राजनीतिक क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुई थी, उससे वह अत्यधिक प्रभावित था। वह अपने पिता, जो डॉक्टर थे, उनके द्वारा सुनाई गई कहानियों को पढ़ने व सुनने और उनके द्वारा दिए गए पुस्तकों को पढ़कर अधिक प्रभावित हुआ। उसके माध्यम से उसके अंदर सत्यनिष्ठा, देशभक्ति व समाज प्रेम की भावना जागृत हुई। उन कहानियों को सुन करके, अर्थात पिता द्वारा कहानियों को सुन करके और दी गई पुस्तकों को पढ़ करके उसके अंदर सत्यनिष्ठा, देशभक्ति व समाज प्रेम की भावना जागृत हो गई और उसके अंदर आगे चल करके देश को स्वतंत्र कराने, देश को संगठित करने की प्रेरणा जागृत हुई। उसी से प्रभावित होकर के हमारे देश के प्रमुख क्रांतिकारी जो वीर सावरकर थे, वे अपने देश में अर्थात भारतवर्ष में और क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत किए। यहाँ लिखा है, हमारे देश के प्रमुख क्रांतिकारी वीर सावरकर भी ज्यूसेppe मैत्सनी के चरित्र व क्रांतिकारी जीवन से प्रभावित होकर के भारत को स्वतंत्र कराने में अपना अमूल्य योगदान दिए। केवल वीर सावरकर ही नहीं, लाला लाजपत राय भी मैत्सनी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और उन्होंने मैत्सनी की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया। मैत्सनी अपनी योग्यताओं व कठिन परिश्रम के बाद इटली का श्रेष्ठ राजनेता, पत्रकार तथा एकीकरण का प्रमुख कार्यकर्ता बना। उसने भूमिगत समाज अर्थात जो दबे कुचले वर्ग के लोग थे उनका संगठन किया। इस क्रम में उसने दो वर्गों का संगठन किया जिसका नाम दिया गया, मार्सेल्स में यंग इटली का संगठन किया अर्थात इटली के युवा वर्ग का संगठन किया और यूरोप के बर्न में युवा यूरोप, यंग यूरोप का संगठन किया। अर्थात मैत्सनी ने युवाओं को संगठित करके और इटली के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार उसने क्रांति की इस लड़ाई में इटली के एकीकरण में युवाओं के संगठन पर ध्यान दिया और इसीलिए मैत्सनी को इटली का स्पंदित हृदय अर्थात धड़कता दिल कहा जाता है। इसके बाद मैत्सनी के बाद जो अगला योगदान आता है इटली के एकीकरण में, वो काउंटी कैम्बिलो डी काबूर नाम से है व्यक्ति। काउंटी कैम्बिलो डी काबूर का योगदान है। काउंटी कैम्बिलो डी काबूर का जन्म यूरोप में इटली के ट्यूरिन में 1810 ईस्वी में एक जमींदार परिवार में हुआ था। उसने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में आरंभ किया। वह वैध राज सत्ता का समर्थक था, इसलिए वह इंग्लैंड की क्रांति से अधिक प्रभावित था। वहाँ की संसदीय व्यवस्था की वह भूरी प्रशंसा करता था। वह अपनी योग्यता के बल पर देश अर्थात इटली के संसद का सदस्य बना और 1852 ईस्वी से 1860 ईस्वी तक वह इटली के प्रमुख बड़े राज्य सार्डिनिया पीडमांट का प्रधानमंत्री भी बना। उसने अपनी चतुर कूटनीति के माध्यम से 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की सेना को पराजित भी किया। आगे जो तीसरा व्यक्ति था इटली के एकीकरण में जिसने अपना अमूल्य योगदान दिया, उसका नाम आता है ज्यूसेppe गैरिबाल्डी। ज्यूसेppe गैरिबाल्डी का जन्म 4 जुलाई 1807 ईस्वी को इटली में हुआ था। इटली के एकीकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1833 ईस्वी में यह ज्यूसेppe मैत्सनी से मुलाकात किया और उससे बहुत प्रभावित हुआ।
मेस्सनी के द्वारा बनाए गए संगठन यंग इटली में वह शामिल हो गया। 1834 ईस्वी में उसने सार्डिनिया पीडमांट में हो रहे एक गणतंत्रीय विद्रोह में भी शामिल होकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1854 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने इतालवी राज्यों को एकजुट करने में लगे सार्डिनिया पीडमांट के राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय का समर्थन किया। साथ ही 1860 ईस्वी में गैरिबाल्डी दक्षिणी इटली में एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड, दक्षिणी इटली में एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड अर्थात 1000 लोगों के अभियान का नेतृत्व किया। एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड के जो स्वयंसेवक थे वो रेड शटर्स के नाम से जाने जाते थे। रेड शटर्स के नाम से वे प्रसिद्ध हुए। गैरिबाल्डी ने 1867 ईस्वी में रेड शटर्स की एक सेना बनाकर उनका नेतृत्व किया और उसी सेना के बल पर जो इटली का एक पेपल राज्य था, पेपल राज्य से लड़ने और वह रोम गया अपनी सेना को लेकर के, रेड शटर्स की सेना को लेकर के वह रोम, पेपल राज्य का एक अंग था रोम, वहाँ गया और वहाँ फ्रांसीसी सेना से इसकी टक्कर हुई। अंत में फ्रांसीसी सेना पेपल राज्य में और रेड शटर्स की सेनाओं से पराजित हुई। 1870 ईस्वी में फ्रांस ने रोम से अपनी सेना को वापस बुला लिया और पेपल राज्य इटली में शामिल हो गया। तो इस प्रकार से इटली के एकीकरण में इन 3 क्रांतिकारियों की प्रमुख भूमिका रही। इसके साथ ही जो सार्डिनिया पीडमांट का राजा इमैनुएल द्वितीय था उसका भी प्रमुख योगदान था और अंत में 1871 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमांट का राजा इमैनुएल द्वितीय वह स्वतंत्र इटली का शासक बना और तब से इटली का एकीकरण समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से और 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ ऐसा माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में इटली का एकीकरण आप लोगों ने पढ़ा। इसके बाद अगले वीडियो में आपको यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय है उसके अन्य बिंदुओं के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसका PDF बना करके मैं आपको भेज रहा हूँ, इसको आप अपनी नोट्स में शामिल करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।